कांग्रेस के महासचिव ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया है और पोस्ट में केसी वेणुगोपाल ने झारखंड में गठबंधन के अडिग और एकजुट होने की बात कही है। केसी वेणुगोपाल ने लिखा है कि आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से बातचीत हुई है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि झारखंड में हमारा भारत गठबंधन अडिग, एकजुट और जन केंद्रित कल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, जो झारखंड के प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाओं को प्रतिबंधित करता है। और देखिए ये एक्स पर पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, केसी वेणुगोपाल का ये पोस्ट, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री से उन्होंने बातचीत की है और झारखंड में हमारा भारत गठबंधन अडिग है, ऐसा केसी वेणुगोपाल का कहना है। महासचिव कांग्रेस के हैं। विपक्ष की बढ़ती हताशा को उन्होंने जताया है और हम घटिया ट्रोलिंग से प्रभावित नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर यह जवाब दिया है कि गठबंधन एक है, वो जनता के विश्वास को कम नहीं होने देंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत हुई है हेमंत सोरेन से। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता गौरव हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, इन दिनों जो फेरबदल की खबरें सामने आ रही थी कि झारखंड में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, बीजेपी और जेएमएम साथ हो सकती है, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगाते हुए केसी वेणुगोपाल नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्या अपडेट है? बिल्कुल, तमाम अटकलों पर आप देखिए केसी वेणुगोपाल का जो ये ट्वीट है ये बहुत कुछ इशारा करता है। ये इशारा करता है कि गठबंधन किस तरीके से एकजुट है। हालांकि सवाल ये भी होते हैं कि अगर केसी वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री से बात की तो आखिर उन चीजों का जिक्र सोशल मीडिया पर उन्हें क्यों करना पड़ गया और ये क्यों बताना पड़ गया कि हम लोग एकजुट हैं और एक साथ हैं। हालांकि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली के दौरे से वापस भी लौट गए हैं। इस बीच गठबंधन दलों की बैठक भी होनी है। अब देखना होगा कि उस बैठक के बाद जो विधायकों का रिएक्शन होता है वो किस तरीके से होता है और आगे क्या कुछ होता है। हालांकि ये ट्वीट कई जो अफवाहें हैं या यूं कहें कि कई जो अटकलें हैं उन तमाम चीजों पर विराम लगाते हुए भी दिख रहा है। गौरव, क्योंकि देखिए कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात कर ले तो कांग्रेस तो ये लगातार कह रही है कि जेएमएम और हम लोग साथ में है, इंडिया गठबंधन एकजुट है और आगे भी रहेगा। लेकिन जेएमएम की क्या प्रतिक्रिया है? जेएमएम की तरफ से क्या जानकारी सामने आ रही है? क्या वो भी इन अटकलों को खारिज कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय प्रवक्ता हैं उनका भी बयान लगातार आ रहा है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है और झारखंड झुकेगा नहीं। एक पोस्ट जो सोशल मीडिया पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैंडल से आया है वो भी ये इशारा करता है कि कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा एकजुट रहना चाहती है। हालांकि तमाम चीजों पर अगर आप कहेंगे कि तमाम चीजों पर निर्णय कौन लेगा तो वो निर्णय सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन और सोरेन परिवार की ओर से ही लिया जा सकता है। तो तमाम बयानों को दरकिनार करते हुए अब देखना होगा कि अगर मुख्यमंत्री की ओर से इस पर कोई रिएक्शन आता है तो वो क्या होता है। जिस तरीके से गौरव बातचीत अगर हम कर लें तो जैसे कि हेमंत सोरेन की बात कर लें या कल्पना सोरेन की बात कर लें, बीजेपी नेताओं से वो संपर्क में है, दिल्ली में मौजूद थे और लगातार बीजेपी नेताओं के संपर्क में थे। इन अटकलों के पीछे की वजह आखिर क्या मानी जाए? क्या बिहार चुनाव में सीट नहीं मिली, क्या ये नाराजगी है या और कोई वजह है? देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि किसी नेताओं के संपर्क में थे तो इसका प्रत्यक्ष रूप से अब तक कोई प्रमाण आया नहीं है कि मुख्यमंत्री किसी के संपर्क में रहे हो। लेकिन अगर आप इन चीजों का जिक्र करेंगे कि ये अटकलें क्यों आ रही हैं तो आपको बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर इसे देखना होगा कि बिहार विधानसभा के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीटें मांगी, अंतिम दौर तक उन्हें सीट नहीं मिला था, जिसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से ही ये बयान आया था कि हम इसको समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से मंत्री काम कर रहे नहीं। उसके बाद कई ऐसे घटनाक्रम हुए जो इस ओर इशारा करते हैं। गौरव, आप नजर बना के रखिए और अब सभी को इंतजार है कि आखिर झारखंड की सियासी गलियारे में आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, झारखंड की सियासत में क्या होने वाला है। क्या हेमंत सोरेन कोई बड़ा निर्णय लेंगे या फिर इंडिया गठबंधन वैसे ही रहेगी? देखिए, मुख्यमंत्री दिल्ली से झारखंड लौट आए हैं, लेकिन झारखंड में राजनीति में बदलाव की खबर अब भी बनी हुई है। झारखंड की राजनीति में क्या कुछ बदलाव होने वाला है? क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक है? इस पर राजनीति अभी भी जारी है। जेएमएम ने इन खबरों को भ्रामक बताया है, वहीं बीजेपी ने जेएमएम और बीजेपी को दो धुरी का बता दिया। उनका कहना है कि दोनों अलग अलग हैं और दोनों की अलग अलग धुरी है। वहीं कांग्रेस लगातार गठबंधन के मजबूत होने की बात भी कह रही है। देखिए, खबरें जो भी हैं भ्रामक हैं, कहीं कोई हकीकत नहीं है। सरकार कंफर्टेबली चल रही है, ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है कि हम गठबंधन से अलग हों और नया गठबंधन बनाएं। एक मजबूत दूरदृष्टि और प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री हमारे पास हैं और मुझे नहीं लगता है कि
ऐसी कोई संभावना भविष्य में भी है। ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। देखिए, जेएमएम को जब भी ना अपने एलाइज पार्टनर कांग्रेस और राजद को नकेल कसना होता है, उनकी पावर को कम करना होता है, तो वो ऐसा हल्ला ज़रूर उड़ाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जेएमएम की सरकार बनने वाली है। ये प्लांट किया जाता है जेएमएम के कैंप से, ताकि जो कांग्रेस और राजद के बहुत उड़ने वाले नेता और मंत्री हैं वो नकेल उन पर कसी रह सके। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, समुद्र के दो किनारे हैं हम, हमारी विचारधारा अलग है। वो तुष्टीकरण की बात करते हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, संभव ही नहीं। तो अब भारतीय जनता पार्टी जब घाटशिला का उपचुनाव हार गई तो अब वो पूरी तरह असमंजस में है, संगठन उसका तार तार है। तो उससे बचने के लिए कुछ ट्रोलर को इन्होंने परचेज किया है और उस ट्रोलर के माध्यम से सरकार के ऊपर गलत अफवाह फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी शुरू करवा दी है। इसी बीच देखिए, राज्य से बड़ी खबर आ रही है, जहां सर्वदलीय बैठक आज होने वाली है। विधानसभा अध्यक्ष ने यह बैठक बुलाई है। विधानसभा में सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी। 5 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र को लेकर के ये बैठक बुलाई गई। सदन सुचारू रूप से चलने के लिए बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं, सर्वदलीय बैठक आज होने वाली है। विधानसभा अध्यक्ष ने यह बैठक बुलाई है और आपको बता दें कि विधानसभा में सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी। 5 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और उसी को लेकर के ये बैठक काफी ज्यादा अहम है। शीतकालीन सत्र को लेकर के ये बैठक बुलाई गई है। 11 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। और राज्य से एक और बड़ी खबर, जहां कांग्रेस भवन में विधायक दल की बैठक होगी। सत्र से पहले कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों और मंत्रियों की बैठक है। विपक्ष के सवालों के ठोस जवाब को लेकर की तैयारी की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। दोपहर 2:30 बजे से कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आयोजित होगी बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि सत्र से पहले कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों और मंत्रियों की ये बैठक है। विपक्ष के सवालों के ठोस जवाब को लेकर के ये बैठक की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, कांग्रेस भवन में विधायक दल की बैठक होने वाली है और क्योंकि मंत्रियों और विधायकों की बैठक होने वाली है, क्या जानकारी आपके पास, कितने बजे से ये बैठक शुरू होगी? देखिए, सबसे पहले कांग्रेस में यह बैठक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी और 2:30 बजे शुरू होने का जब ये बैठक खत्म होगी तो उसके बाद फिर शाम 4:30 बजे सभी दलों की बैठक होगी, फिर सर्वदलीय बैठक होगी। कुल मिलाकर समझिए कि जब सर्वदलीय बैठक होती है सत्ताधारी दलों की, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, वामपंथी दल होंगे, तो उससे पहले सभी दल अपनी अपनी बैठक करके अपनी रणनीति, अपने एजेंडे, अपने मुद्दे तय करना चाहते हैं, ताकि सर्वदलीय जब बैठक हो तो उस बैठक में किस मुद्दे पर हमारा सामूहिक एजेंडा होगा, इसको लेकर रणनीति बनती है। तो कांग्रेस की वजह से देखिए, कांग्रेस कल ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं कांग्रेस के, उन तमाम मुद्दों पर उससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन मुद्दों को कांग्रेस आगे रखेगी और जाहिर है कि 4:30 बजे जब सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जब सत्ताधारी दलों की बैठक होगी, सर्वदलीय बैठक होगी, तो कांग्रेस अपने एजेंडा को भी रखेगी। तो कुल मिलाकर समझिए कि 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक जो आपको शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, उससे पहले आज रणनीति बनाने की प्रक्रिया तमाम दलों की ओर से शुरू हो जाएगी। लेकिन जहां पे बीजेपी की बात है, तो बीजेपी अपनी जो बैठक है वो आपको 7 दिसंबर को करेगी, क्योंकि 5 और 6 दिसंबर को बीजेपी का देवघर में जो है एक बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो आ रहे हैं, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है, कार्यकर्ता सम्मेलन है। तो वहाँ बीजेपी अपनी बैठक हो चुकी है। आपको अनुपूरक आना है आपको 8 दिसंबर को, तो अनुपूरक आने से पहले 7 दिसंबर को बीजेपी यानी विपक्ष अपनी रणनीति तय करेगा। लेकिन सत्ता पक्ष आज अपनी रणनीति तय कर एक तरीके से सदन को लेकर के जो उद्घोष होगा शीतकालीन सत्र को लेकर ठीक है संजय, आप नजर बना के रखिए इस बैठक पर और अपडेट आपसे देंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। देखिए, झारखंड में कल से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल के विधायकों ने तैयारी कर ली है। वहीं सत्र से पहले बीजेपी और जेएमएम के विधायक एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। जेएमएम के विधायकों ने यह कहा है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, बीजेपी सिर्फ झूठ का पुलिंदा लेकर के विधानसभा सत्र का समय खत्म करती है। वहीं बीजेपी विधायक ने यह कहा है कि मुद्दा तो इतना है कि सरकार जवाब ही नहीं दे पा रही है और सरकार जवाब की जगह भागते नजर आ रही है। हेमंत सोरेन जी उन सारे लोगों का, हर वर्ग हर समाज के लोगों का काम करते हैं और विपक्ष का काम ही है विरोध करना, और उसका विरोध का सामना करने के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं। मुद्दे तो बहुत रहेंगे, निवारण कितनों का होता है, समाधान कितनों का निकलता है, ये ज्यादा मायने रखता है। समस्याएं तो बहुत सी आती रहेंगी, एक समस्या आएंगी
समाधान होगा दूसरी आएंगी, पर निवारण कितनों का हुआ, अनुदान कितनों का, निदान कितनों का मिला, ये देखना जरूरी। उनके पास में मुद्दे ही नहीं है, और मुद्दा ही नहीं है, अब विहीन हो चुके हैं उन लोग, और जो मन में आए वो बात कर रहे हैं। आज सरकार बेहतर ढंग से चल रहा है, और सरकार के कार्यकाल अगर देखा जाए, आज लगभग साल भर होने जा रहा है, साल भर में नियुक्ति देख सकते हैं। देखिए, झारखंड में कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और इस सत्र में घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के नए और युवा विधायक सोमेश सोरेन पहली बार शामिल होंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि स्वर्गीय रामदास सोरेन के अधूरे काम को उन्हें पूरा करना है और घाटशिला में बंद पड़े कंपनियों को विधानसभा सत्र में खोलने की आवाज उठानी है। इसके साथ ही घाटशिला के कई मुद्दों को विधानसभा सत्र में वो रखने वाले हैं, तो उनकी तैयारी पूरी है। हुआ और उसमें जनता ने उनके पुत्र सोमेश सोरेन को विधायक चुना, और सीधे तौर पर हमारे साथ सोमेश सोरेन मौजूद है। पहली बार विधानसभा सत्र में वो मौजूद रहेंगे, जो 5 तारीख से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। सीधे तौर पर उनसे बात करेंगे। घाटशिला विधानसभा का जितने भी विकास कार्य है, उस विकास कार्य को रखने का काम करेंगे। सबसे पहले माइन सब बंद पड़े हुए हैं, उसको फुली वर्किंग आवर में बदलने का काम कोशिश करेंगे। और स्वास्थ्य के लिए देख ही रहे हैं कि बाबा ने बहुत कुछ किया है, तो हमें वही चाहेंगे कि अब तक ब्लड बैंक करने का काम कर रहे थे, उसको फुली सेटअप अभी हो जाना चाहिए। अपनी एक बड़ी जिम्मेवारी घाटशिला की जनता ने आपको दी है, और पहली बार विधानसभा सत्र जाएंगे, और जहां दादा बैठते थे वहां बैठेंगे, तो कितना अच्छा लग रहा है, और क्या कुछ उनके सपने, और कितना बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए। बाबा का कर्म भूमि है, और कर्म भूमि में हमेशा हम जाते रहते हैं बाबा के साथ, इसीलिए हल्का अनुभव हो गया है। और अभी 2 महीना के दौरान जो चुनाव भी लड़े, फिर लगभग जानकारी सब हो गई है, क्या कैसे करना है, कैसे काम करना है, कहाँ करना है, और किस उद्देश्य से हम लोग के इस विधानसभा को अपने सदन में लेके आना। तो ये घाटशिला के युवा विधायक सोमेश सोरेन है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि घाटशिला की जनता ने जो जिम्मेवारी दी है उसे बखूबी से निभाएंगे, और जो भी दादा का अधूरा काम है उसे कहीं ना कहीं पूरा करके घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में विकास की धारा जो है वो हर घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। इसी बीच देखिए, हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां आईएएस नहीं थम रही है मुश्किलें। आईएएस विनय चौबे की मुसीबतें अभी भी जारी है। आईएएस की जमानत याचिका खारिज हो गई है। निगरानी कोर्ट ने खारिज की है याचिका। 2 दिन पहले हुई थी सुनवाई। वन भूमि घोटाले में जेल में बंद है आईएएस। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, हजारीबाग से ये बड़ी खबर, आईएएस की जमानत याचिका खारिज हो गई है। अब आईएएस विनय चौबे की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ गई है। आईएएस की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। निगरानी कोर्ट ने खारिज की है याचिका। और इसी बीच राज्य से एक और बड़ी खबर, जहां एसीबी का एक्शन जारी है। आईएएस विनय चौबे की पत्नी से पूछताछ। आय से अधिक मामले में ये पूछताछ की जाएगी। आईएएस की पत्नी से घर पर ही पूछताछ की गई। तो देखिए, बैंकिंग ट्रांजैक्शन सहित संपत्ति से जुड़े सवाल पूछे गए। बड़ी खबर राज्य से, जहां एसीबी का एक्शन जारी है। आईएएस विनय चौबे की पत्नी से भी पूछताछ की गई है। आय से अधिक मामले में ये पूछताछ हुई। खबर धनबाद से, जहां केंदुआ-डी थाना क्षेत्र के राजपूत बस्ती मस्जिद मोहल्ला में जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है। लगभग 1000 की आबादी वाले इन इलाकों में कई लोग बीमार हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एक महिला की देखिए इसमें मौत हो गई। सूचना मिलने पर जांच टीम ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और टीम में बीसीसीएल के सेफ्टी ऑफिसर, इसके साथ ही केंदुआ-डी थाना प्रभारी सहित अन्य अधिकारी गैस डिटेक्टर मशीन के साथ मौके पर पहुंचे और बीसीसीएल के खिलाफ लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। लोगों ने मैं सूचना दिया तो मैं भी आया हूं, खुद मैं देख रहा हूं। काफ़ी गंदा और काफ़ी तेज बदबू है एयर में, और सुनने में आया कि कई एक बच्चियां और लोग बेहोश भी हो गए हैं, 10-15 करीब। या तो चिंताजनक है, इसीलिए मैंने तुरंत उपायुक्त से भी बात किया है। उपायुक्त को भी मैंने कहा है कि अगर ये एयर में फैल रहा है ये गैस, तो उसको तो कंट्रोल करना होगा किसी प्रकार से, जिससे कि मास को प्रभावित नहीं कर पाए। बीसीसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि वह कौन सा गैस है, कि जहरीली गैस है, वहां रहना मुनासिब है कि नहीं है। यदि नहीं है तो लोगों को सुरक्षित स्थान पर समुचित सुविधा के साथ
पुनर्वासित कराया जाए। पता नहीं है कि महिला की मौत क्या कारण से हुआ है। जहरीली गैस सुबह से फैला हुआ है वहाँ पर ही। कौन सा? केंदुआडी नया धौड़ा थाना के पास। धनबाद बीसीसीएल के भूधसान और गैस रिसाव स्थलों में रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है कि लगातार गैस रिसाव हो रहा है, जिसके कारण लोग बड़ी ही दहशत में रह रहे हैं। केंदुआडी थाना क्षेत्र के राजपूत बस्ती, मस्जिद बस्ती और ऑफिसर कॉलोनी में आज 3 बजे से जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है और जिससे वहां के दर्जनों लोग इस गैस रिसाव के कारण बीमार हो चुके हैं और वो सभी अलग अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। वहीं उसी स्थान में रहने वाली प्रियंका देवी की गैस रिसाव के कारण, जहरीली गैस के कारण मौत हो चुकी है। महिला अपने घर में रहती थी और वह शादी से कल ही लौटी थी। आसपास के लोगों ने दरवाजे को खटखटाया तो नहीं खोलने पर लोग दरवाजा खोलकर अंदर गए और जब अंदर पहुंचे तो महिला के मुंह से झाग निकल रहा था। आनन फानन में उसे एसएनएमसीएच अस्पताल लाया गया, जहां की डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है और यही कारण है कि लोग अब सुरक्षित स्थानों में पुनर्वासित कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं बीसीसीएल के अधिकारी और स्थानीय प्रशासन को जब इसकी सूचना मिली तो वह मौके पर पहुंचकर जांच की। वहीं वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है, जिससे लगभग 10,000 की आबादी प्रभावित हो रही है। कई लोग बीमार हुए हैं जो अलग अलग अस्पतालों में इलाज कराने लेके गए हैं। वहीं एक महिला की भी मौत हो गई है। उन लोगों का कहना है कि उन लोगों को सुरक्षित स्थानों में पुनर्वासित किया जाए, नहीं तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। हालांकि बीसीसीएल अधिकारी एहतियातन माइकिंग कर सभी लोगों को घरों से जाने को कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि माइकिंग करने के बाद आखिर जो लोग वहां रह रहे हैं कहां जाए। फिलहाल एक महिला की मौत हो चुकी है और अगर इस पर समय रहते गैस रिसाव को बंद करने का कारगर उपाय नहीं किया गया तो यह हो सकता है कि संख्या में वृद्धि भी हो जाए। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में झारखंड हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर के असफल अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद हजारों सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता भी देखिए साफ हो गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार, जेएसएससी, असफल और सफल अभ्यर्थियों की ओर से बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख दिया, जिसे कि कोर्ट ने सुना दिया और ये पूरा मामला कोर्ट में करीब 1 साल तक चला। कोर्ट का फैसला आने के बाद अब सफल अभ्यर्थियों की ओर से मिठाइयां बांटने का सिलसिला देखिए शुरू हो गया है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। रिजल्ट जारी करने का देखिए आदेश दे दिया गया है। अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता अब साफ हो गया है, तो सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, ऐसा हाईकोर्ट का आदेश आया है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक विवाद को लेकर के हाईकोर्ट ने ये बड़ा आदेश जारी किया। 2021-22 सितंबर मामले में झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। खासकर जो सफल अभ्यर्थी थे, कोर्ट पहुंचे थे अपनी नियुक्ति को लेकर, उनके हित में फैसला आया है। एक तरह से बहुत ऐतिहासिक फैसला है। इस केस में बहुत लंबी आर्गुमेंट्स चली थी, कई दिनों तक आर्गुमेंट्स चली थी और कई सारे विद्वान अधिवक्ता दोनों पक्ष से इसमें अपनी अपनी बहस और दलीलें पेश किए थे और आज फाइनली फैसला आ गया है। इसमें दोनों पक्ष के छात्र ये तब से सोच रहे थे कि फैसला किसके पक्ष आएगा, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे लाइफ में करे क्या, और अल्टीमेटली एक फैसला आकर एक अभ्यर्थियों को एक रास्ता दिखाने का कोर्ट ने काम दिया। बहुत खुश हैं और न्याय का आज सत्य का जीत हुआ है। न्याय आज साबित हुआ है कि आज कोर्ट से न्याय मिलता है और वो मिला है हम लोग को आज। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी खुशी है कि जो जाहिर है कि मामला लंबा चला और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के भी कई अधिवक्ता जो हैं वो इस मामले में पक्ष रखने के लिए पहुंचे थे, सफल अभ्यर्थियों की ओर से भी और असफल अभ्यर्थियों की ओर से भी। क्या कहेंगे? बहुत खुश हैं हम लोग। ये बहुत हिस्टोरिक और बहुत लैंडमार्क जजमेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ झारखंड। ये आने वाली कोई भी वैकेंसीज हो, कोई भी नियुक्ति हो, उसमें इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो रहेगा ही रहेगा कि छोटी मोटी गड़बड़ियां के कारण पूरी नियुक्ति प्रोसेस को साल भर के लिए बाधित कर देना कहीं से भी सही नहीं है। देखिए एक फैसला चेहरे पर मुस्कान ला देता है और झारखंड हाईकोर्ट के परिसर के बाहर में नजारा भी ऐसा ही है। तमाम लोग अब जो जेएसएससी सीजीएल के जो अभ्यर्थी हैं वो अब ज्वाइन करेंगे और जाहिर है कि बता रहे हैं कि कोर्ट का ये फैसला उनके जीवन में एक लैंडमार्क है। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची।
और देखिए राज्य से बड़ी खबर, जहां मनरेगा कर्मियों के मानदेय में 30% की वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया गया। झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार परिषद की बैठक में हुआ है ये प्रस्ताव पारित। मनरेगा कर्मियों के अंतर जिला तबादला पर भी किया जाएगा विचार। तो जिला स्तर पर आपको बता दें कि प्लांटेशन की मॉनिटरिंग के लिए रखे जाएंगे विशेषज्ञ। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां मनरेगा कर्मियों के लिए खुशखबरी है। और वक्त हो चला एक बेहद ही छोटे से ब्रेक।